अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में मोहम्मद मालिक। आज सुबह से इसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, गवर्नमेंट इज़ हैविंग अ फील्ड डे। सुबह से फील्ड डे हुआ हुआ गवर्नमेंट का, क्योंकि सपोजिटली जो उनका एक मजिस्ट्रेट के सामने हल्फिया बयान है आज़म खान साहब का, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनका जो बयान है उसके इक़्तिबासात, हम ये तो नहीं कह सकते कि उसके इक़्तिबासात हैं, एक नोट है जो उस बयान की बेसिस पे एलिजिडली बनाया गया है। क्योंकि लेकिन सिंस इंटीरियर मिनिस्टर भी राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और उन्होंने कहा है कि 164 का वो बयान हुआ हुआ है और उसमें ये जो उन्होंने बातें की हैं, तो हम फॉर डिस्कशन से मान लेते हैं कि यही हुआ है 164 का बयान, क्योंकि अभी तक चैनल्स के पास उस बयान की कॉपी नहीं है। ये समरी है जिसके ऊपर ये तमाम बातें हुई हैं, जिसमें एलिजिडली आज़म खान ने ये कहा है कि उन्होंने जब ये साइफ़र का सीन हुआ तो मेरे नज़दीक उसमें दो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो उन्होंने, एक तो कहा कि मुझे कहा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कि मैं इसको बयानिए को तरोड़ मरोड़ के इसको अपने लिए काम करेंगे और इसको विक्टिम कार्ड खेलेंगे। उसमें भी सवाल है कि क्या उन्होंने वाकई ऐसी बात की होगी कि नहीं, बट इट्स वन मैन्स वर्ड अगेंस्ट अनदर। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग, जो कहते हैं स्मोकिंग गन निकल आई है। टाइमिंग इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है और दैट इज़ वाई इसकी क्रेडिबिलिटी पे ज़रा सवाल नहीं उठते। कल लाहौर हाई कोर्ट में एक स्टे ऑर्डर था FIA के ऊपर, जिसमें FIA को रोका गया था लाहौर हाई कोर्ट ने कि आप इस साइफ़र केस में जो ऑडियो लीक्स आई थी, आपको याद है खान साहब की और आज़म खान की एक ऑडियो लीक थी, पार्ट 1 पार्ट 2 जिसको कहते हैं, उसमें आई थी और उसमें काफ़ी बातें, मैं आपको भी बताऊँगा क्या बातें हुई। तो उसकी तहकीकात का ऑर्डर दिया था गवर्नमेंट ने, तो फिर खान साहब ने ले लिया था स्टे ऑर्डर। कल स्टे ऑर्डर वेकेट हुआ। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सीरियस हेयरिंग चल रही हैं कि वेदर सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट्स में, और उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है, वो भी आज उस पर हम डिस्कस करेंगे। और फिर इन दो चीज़ों के आप तनाजुर में देखें तो आज ही ये 164 का बयान सामने आना ये बड़ी इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है, बिकॉज ये सारी आपस में डवटेल करती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस तो 3-4 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि खान साहब ने अपना ओथ एज प्राइम मिनिस्टर वायलेट किया, और ये नज़र आ रहा है कि जो गवर्नमेंट का केस है बड़ा सीरियस इस पर बनेगा। बातें नहीं है, यकीन माने सारी बातें मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में हो चुकी हुई हैं उनकी गवर्नमेंट गिरने के बाद, लेकिन क्योंकि इसमें आज़म खान का स्टेटमेंट आया है जो प्रिंसिपल प्लेयर भी थे इनके साथ, क्योंकि जब आपको वो ऑडियो लीक्स अभी आपको मैं बताता हूँ जिसमें बात हुई थी, तो तब नज़र आ जाएगा कि क्यों आज ये एक नया चीज़ बन गई है। जो प्राइम मिनिस्टर का ओथ होता है उसमें बाकी बातें तो हैं, तो एक जगह 2 जगह ओथ में ये भी प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ता है कि मैं अपने किसी पर्सनल इंटरेस्ट को इजाज़त नहीं दूंगा कि मेरा कोई ज़ाती मुफाद इन्फ्लुएंस करे मेरा ऑफिशियल कॉन्डक्ट या मेरी ऑफिशियल डिसीजंस। तो एक तो ये बात आएगी कि इस बयान के बाद कि इन्होंने ज़ाती मुफाद के लिए ये एक ऑफिशियल डिसीजन लिया, और फिर ये भी है कि मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ऐसी चीज़ किसी ऐसे शख्स को जाहिर नहीं करूँगा जो मेरी नॉलेज में आए बतौर प्राइम मिनिस्टर, अनलेस कि जहाँ रिक्वायर्ड हो फॉर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे मेरे फ़राइज़ की बजावरी के लिए। तो ये जो उनका बयान था ये पॉलिटिकली प्राइम मिनिस्टर की रेंज में नहीं था, ये उनकी एक पर्सनल पॉलिटिकल था। और ये मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ ये हमारी जो आज बातें हुई गवर्नमेंट के वज़रा से, गवर्नमेंट के दूसरे लॉयर्स वगैरह से, तो उनके ख्याल में ये एक तो प्राइम मिनिस्टर का ओथ वायलेट हुआ है, और अब उनको यकीन है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत भी मुकदमा चलेगा और केस रजिस्टर होगा, और वो सीरियस वायलेशंस हैं। जो इनकी निकली थी चीज़ें, जो ऑडियो लीक्स हुई थी, उसमें याद है कि पहली जो ऑडियो लीक निकली तो उसमें खान साहब कह रहे हैं कि हमने बस सिर्फ खेलना है, इसके ऊपर नाम नहीं लेना अमेरिका का, सिर्फ खेलना है, तारीख पहले से थी। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो कहा जा रहा है कि आज़म खान ने बयान दिया है वो, और जिसके बारे में अब यही शनीद है कि वो एक बनेंगे, क्या कहते हैं, वादा माफ गुआ, वो सारी चीज़ें उसमें मशवरे इन्हीं के थे कि हम नहीं बनाने हैं, वो उसका तज्जिया हम लेंगे, मर्ज़ी के कमेंट्स कर देंगे ताकि दफ्तरी रिकॉर्ड पे आ जाए। तज्जिया यही होगा कि सफ़ाती रवायत के खिलाफ धमकी दी गई है, और मीटिंग के मिनट्स और फिर मेरे हाथ में है ना, अपनी मर्ज़ी से ड्राफ्ट कर लेंगे। और फिर उन्होंने एडवाइस किया खान साहब को कि जी आप कल इन लोगों की मीटिंग बुला लें
और उसमें फिर हम चीज़ें कर लेंगे। क्लियरली जो तरीका वारदात अगर आप उसको कहें वॉटेवर, वो ये आज़म खान साहब ही की थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का जो पहला वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ फ़ौज के साथ, वो 3 लोगों के ऊपर हुआ। और ये चीज़ मुझे उस वक्त के आर्मी चीफ ने कंफर्म भी की ज़ाती तौर पे एक गुफ्तगू के अंदर, कि उन्होंने कहा कि जी हमने बार बार प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खान साहब से, कि देखिए 3 लोगों का बड़ा नुकसान है, डिलीवर नहीं कर रहे। एक है बुज़दार साहब पंजाब में, एक महमूद खान KP में, और आपके जो प्रिंसिपल अफसर हैं आज़म खान, ये बड़े ही नाअहल अफसर हैं और इनकी वजह से डिसफंक्शनल हुआ हुआ है PM ऑफिस। और बकौल उनके कि इन्होंने वादा किया कि मैं टुकड़ों में करूँगा, बुज़दार का वादा नहीं किया, 2 का किया। तो कॉन्फ्लिक्ट जिन के ऊपर से हुआ है वो सारे खान साहब के ख्याल बयानात, और ये बस ये वक्त की चीज़ है। और फिर दूसरी कॉल आपको याद है निकली थी चेयरमैन PTI की और उससे असद उमर के साथ, और असद उमर उसको कंफर्म भी किया था कि जिसमें वो बात करते हैं कि ठीक है हमने नाम नहीं लेना अमेरिका का, और फिर कोई बात ना करे, ये मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, इसको हम दिखाएंगे। और असद कहते हैं लेटर नहीं है, ये मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। तो फिर खान साहब कहते हैं कि वही ना, ये मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है ना ट्रांसक्रिप्ट लेटर, एक ही चीज़ है, जलसे में लोगों को क्या समझ आएगी, तो विल डू दैट। और फिर मुझे याद है वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के करीबन 1 हफ़्ता कबल हम 5-6 जर्नलिस्ट थे, इनको हम बनी गाला गए और खान साहब से एक मुलाकात हुई और असद उमर साहब भी वहाँ थे, और इन्होंने हमें एक दूर से एक कॉपी दिखाई कि ये वो साइफ़र का लेटर है, और उस पर रिडैक्शंस काफ़ी हुई थी। बहरहाल उसकी बातें हुई, लेकिन वो साइफ़र का इनकार तो कोई भी नहीं कर रहा कि साइफ़र था। फिर बाद में इंटरेस्टिंगली 2 मीटिंग्स हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की। पहली मीटिंग का आपने बाद में ISPR का बयानिया भी सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ये अनडिप्लोमेटिक है, एक मेजर इंटरफेरेंस है और इस पर निमाशवरा होना चाहिए। लेकिन वो मीटिंग थी 31 मार्च की। फिर 22 अप्रैल को एक और मीटिंग हुई, और उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें लिखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक बार फिर was again informed by the Premier Security Agency, जो PM ऑफिस का बयानिया निकला था कि 22 अप्रैल की मीटिंग में कि NSC को दोबारा प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा कि कोई एविडेंस नहीं थी कॉन्स्पिरेसी की, और कोई उसमें फॉरेन कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। फिर बाद में खान साहब का एक बयान बदल गया कि ये इम्पोर्टेड कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, एक्सपोर्टेड थी। फिर हमने मीर जाफ़र, ये सारा हमने देखा और फिर चलता रहा। और आज इसलिए मैं केसेस की बात बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में ये एक लाइन ऑफ आर्गूमेंट ले रहे हैं अटॉर्नी जनरल कि देखिए ये तब से सिलसिला चल रहा है, और एक कैंपेन की गई है फ़ौज को डिस्क्रेडिट करने की, एक कैंपेन की गई है अमेरिका के साथ उस एंटी सेंटिमेंट पे खेलने की, और ये पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी थी जिसके बाद 9 मई हुआ। तो आज के ये बयान इस टाइम पे आना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इसको 3 चलते हुए केसेस के तनाजुर में देखते हैं। ये बिल्कुल हवा में अचानक नहीं आया। आज़म खान का अभी भी किसी को कुछ नहीं पता, वो पब्लिकली नहीं हुए। पहले सरकारी हल्के कह रहे थे कि शायद वो प्रेसर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी सामने नहीं हुआ। तो बातें नई हैं, लेकिन पैकेजिंग नई है, और नज़र ये आ रहा है कि अब जितना वो घेरा है वो तंग किया जा रहा है फॉर्मर चेयरमैन PTI के ऊपर, और अब गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस होके अब उस पर जा रही है। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे कि क्या इसका असर होगा इस चीज़ का सुप्रीम कोर्ट के केस पे, क्या ये एक सीरियस केस नया बन जाएगा, हु इज़ टू बी ब्लेम व्हाट, और क्या मुझे याद है आज सोशल मीडिया पे आग लगी हुई कि 2017 का जो कन्फेशन था इसहाक डार साहब का, आपको याद है हुदैबिया पेपर मिल्स में, उसमें उन्होंने अपना कन्फेशन दिया था, तो उस पर भी आज चल रहा है कि जी उस कन्फेशन का क्या बना जो इस कन्फेशन पे गवर्नमेंट इतनी एक्साइटेड है। तो ये तमाम बातें होंगी। मैंने अपने गेस्ट का आपसे तारुफ किया, हमारे साथ बैठे हैं फैसल वावडा साहब हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, वो हमारे साथ हैं। हमें थोड़ी देर में मलिक अहमद ख़ान भी ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। वो सैलाब वाले इलाके में फंसे हुए हैं, बट ही इज़ ट्राइंग टू जॉइन अस। कमरज़मान कायरा साहब से भी बात होगी, वो भी एडवाइज़र टू PM ऑन कश्मीर अफेयर्स। और हमारे साथ सलमान अबू ज़र हमारे साथ हैं, एमिनेंट लॉयर, उनसे मैं ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलमान। जी अस्सलाम वालेकुम। सलमान, पहले तो ये बताइए, ये टाइमिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल विड्रॉ होता है स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट में लाहौर में, और FIA को इजाज़त मिलती है। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है जो मुकदमा चल रहा है, आज भी बड़ी उसमें इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं चीफ जस्टिस के, बाकियों के, और वहाँ भी लग ये रहा है कि
वो इलीगल तो नहीं कहेंगे ट्रायल का, लेकिन एक मैट्रिक्स शायद डिफाइन कर दें जिसमें बड़ी सख्त शराइत होंगी कि किस तरह सिविलियंस का ट्रायल हो, वो उधर जाता लग रहा है। ये जो आज का सो कॉल्ड कन्फेशनल स्टेटमेंट है, पहले तो ये बताएं, इमरान खान की तो बाद में बात करेंगे, इसका ये ऑनगोइंग केस पे कोई असर हो सकता है, इन्फ्लुएंस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है? देखें मालिक साहब, दिस इज अ टोटली सेपरेट इशू। जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त केस पेंडिंग है उसका जो सिनॉप्सिस है वो ये है, क्या सिविलियंस का ट्रायल 101 आर्टिकल 175(3) को अगर 10A के साथ पढ़ें, राइट टू फेयर ट्रायल में, वो हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का रोल अदा कर सकती है, नहीं कर सकती हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के अंदर? ये क्वेश्चन है टोटल कोर्ट के आगे। वो कोर्ट के जो कमेंट्स हैं, देखें, वो एक दिन डिफरेंट होते हैं, एक दिन डिफरेंट होते हैं, और हम एज ए लॉयर जब प्रैक्टिस करते हैं तो वी नेवर ट्रस्ट के जो कमेंट्स होते हैं उसके बेसिस पे जजमेंट आती है। टोटली ऑपोजिट होता है बड़ी बार। इस वजह से व्यूज क्या आ रहे हैं, वो जब जजमेंट आएगी तो हम देखेंगे कि क्या वो क्या होल्ड करते हैं। जहां तक आजम खान के इशू की बात है मालिक साहब, देखें एक चीज समझ लें, 16 जून को FIR रजिस्टर हुई थी उनके अबडक्शन की। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेवियस पिटीशन भी फाइल हुई थी, तो इस्लामाबाद पुलिस का जो बयान था वो यही था कि हमने 365 PPC का जो हमने पर्चा काट दिया है, ही इज अबडक्टेड, ऑफिशियली वो किडनैप हो चुके हैं। अब वो अगर ऑफिशियली किडनैप हो चुके हैं तो इस्लामाबाद पुलिस पिछले 1 महीने से जब केस चल रहा है वो यही बयान दे रही है कि वो किडनैप है, उनका हमें नहीं पता उनके वेयर अबाउट्स का। तो फिर 164 की स्टेटमेंट जो है वो कहाँ से आ गई? वो तो होती तब है जब आप फिजिकल रिमांड में होते हैं, आपको मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है। अब वो 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड किसने की है? क्योंकि वो जो शेयर किया जा रहे हैं 2 पेजेस मैंने पढ़े हैं, वो तो मैजिस्ट्रेट की लैंग्वेज नहीं है ना, उसके उस पर स्टैम्प है, कुछ साइन नहीं, वो तो समरी है, वो तो थर्ड पर्सन एक समरी बनी हुई है कि वहां पे ये नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, हमारे लिए ऑडियंस के लिए भी, 164 का बयान जो है, क्या मैं एज एन आज़ाद पर्सन के मैं आता हूं और मैं कहता हूं मैंने मैजिस्ट्रेट को एक बयान देना है, क्या मेरा हिरासत में होना जरूरी है कि मैं वैसे भी एज अ फ्री पर्सन जाके अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकता हूं 164 का? देखिए 164 2 तरह के लोगों से गवाही हो सकती है। उसमें एक तो एक्यूज्ड हो सकता है या एक विटनेस हो सकता है, लेकिन उस केस की FIR एग्जिस्ट करती है, और वहां पे नॉर्मली हमारे पास प्रैक्टिस जो है वो 90% यही है कि जो अरेस्ट होता है वो ही जाके अपना बयान रिकॉर्ड करता है, और फिर मैजिस्ट्रेट पूछता है या तुम वॉलंटरी दे रहे हो, तुमसे जोर जबरदस्ती ऑर्डर तो नहीं है दिया जा रहा, उससे थोड़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। तो इस केस में अभी क्या फैक्ट्स हैं, वो कब पेश हुए, कौन सी अदालत में पेश हुए, ये भी नहीं पता, क्योंकि अदालत में पेश किया जाता है, ओपन कोर्ट होता है, लॉयर्स को पता होता है, आपका अपना वकील वहां पे होता है, उसके अलावा दूसरी साइड का कंप्लेनेंट साइड का स्टेट का लॉयर वहां पे होता है। वो तो डिटेल्स इनको देनी होंगी ना, वो तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली, अगर इंटीरियर मिनिस्टर से 2 पेजेस की बेसिस पे मालिक साहब मैं ओपिनियन नहीं दे सकता कि ये, जब तक मैं देखूंगा नहीं 164 की स्टेटमेंट, नीचे नीचे मैजिस्ट्रेट का स्टैंप होगा, साइन होगा, उसके अलावा तो इसको हम उस तरह प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ से अटैच नहीं कर सकते। ये तो अभी 2 पेजेस आए हैं किसी थर्ड पर्सन ने लिखी है। ये मुझे बताएं कि जो PTI का इस पे रिजॉइंडर आया है उसमें लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि जी 164 के बयान के मंदरजात का खिलाफ कानून अफशा और अपनी नौयत का एक अलग जुर्म है। क्या ये 164 का बयान सीक्रेट होता है? ये आप कोई इसको शेयर नहीं कर सकते? नहीं, देखें 164 का जब रिकॉर्ड आप लिखवाते हैं, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द कोर्ट रिकॉर्ड जो होता है, वो आ जाता है फाइल के अंदर, वो तो कोई भी जाके कॉपी करा सकता है, बाहर आ जाता है। आई डोंट नो उन्होंने किस तनाजुर में, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, मैंने पढ़ा नहीं ना सुना। तो उससे नहीं पढ़ता। नहीं, देखें एट द एंड ऑफ द चीज मैटर ये करिए, केस चल रहा कहाँ है ये भी हमें नहीं पता, किस जज ने रिकॉर्ड किया ये भी नहीं पता। कि जब चीजें बाहर आएंगी फिर पता चलेगा कि क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उस बयान की इंडिपेंडेंटली कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती, अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, वैसी साइन करा ली है। आई डोंट नो अब कौन जज है, कौन मैजिस्ट्रेट है, नो आइडिया। नहीं, मुझे बताइए कि अगर आज गवर्नमेंट की इतनी एक्साइटमेंट है, वजीर के बाद एडवाइजर, वो पीपल्स पार्टी के भी रहनुमा, सुबह से टेलीविजन स्क्रीन्स भी गॉन क्रेजी, प्रेशर के बाद दूसरा प्रेशर आ रहा है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल हवा में तो नहीं, कुछ तो उनको इसमें मीट नजर आ रहा होगा। और बात ये है, जब तक रिकॉर्ड नहीं आएगा तो हम क्या कह सकते हैं। देखें वो तो अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, डिफरेंट पार्टीज है, उन्होंने अपना बयानिया बनाना है, लेकिन मैं एज अ लॉयर तो तभी बात करूंगा जब मेरे सामने वो 164 की स्टेटमेंट आएगी। अगर वो नहीं है तो मैं कैसे उस पर कुछ बोल सकता हूँ। और जो इस्लामाबाद पुलिस ने बोला, कोर्ट में बयान दिया पिछले 1 महीने में कि वो नहीं है हमारे पास, तो ये भी बहुत बड़ी कोर्ट की कंटेम्प्ट है कि कोर्ट को मिसलीड किया जा रहा था, कोर्ट को डिसीव किया जा रहा था। वो
वो तो कहते हैं हमारी हिरासत में ही नहीं है, ना किसी रियासती इदारे के पास। अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट अब ये फैसला करती है अबूजर कि आप सिविलियंस का ट्रायल कर सकते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, क्योंकि हुआ भी हुआ है माजी में, और ठीक है वो एक उसकी शरायत का एक पैमाना बना देते हैं कि ये पैमाना, आईनी तरमीम भी एग्जिस्ट करती थी 2019 में, वो सनसेट मैं दो इसमें चीजें पूछना चाहता हूं। एक कमेंट कोर्ट हुआ है कि चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या फौजी अदालतों में तफसीली वजूहत होंगी, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म देगी तो तफसीली वजूहत भी अदालतों के फैसले में शामिल होगी। तो चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आपको मुतमईन करना होगा कि ट्रायल के बाद अपील का हक होगा। मैं ये बात ये कर रहा हूं कि अगर ये कह देती है कोर्ट कि सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है, तो ये जो मामला जिस तरह ये नज़र आ रहा है गर्म हो रहा है, क्या ये वाला केस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत अगर ये 164 का बयान जेन्युइन है, अगर ये वो साबित करते हैं कि उन्होंने अपनी फ्री विल से दिया है, हो सकता है डील के तहत दिया हो, वादा माफ गवाह बने हो तभी दिया होगा, तो फिर क्या ये मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है? सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि द कोर्ट्स वैलिडेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिट्री कोर्ट, वो कह दे कि एग्जिस्ट कर सकता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम के अंदर, तो फिर तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नीचे देखें मिलिट्री कोर्ट में कोई भी ट्रायल हो सकता है। लेकिन ये क्या डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल था, नहीं था, क्योंकि इसकी कॉपीज बहुत सारी जगहों पे जा चुकी थी, ये एक क्वेश्चन भी आएगा फिर सामने। इस वजह से ट्रायल तो हो सकता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नीचे, किसी का भी हो सकता है अगर उस एक्ट की वायलेशन है। अच्छा, मुझे अबू सर मुझे अभी वो बता रहे हैं मेरे प्रोड्यूसर साहब की अभी खबर आई है कि इमरान खान को 25 जुलाई को तलब कर लिया है FIA ने, इसी साइबर जो उनकी वो ऑडियो लीक्स थी और सब कुछ है। तो ठीक है, उसमें तो उनको मेरे ख्याल से उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, इस वजह से बुलाया होगा, क्योंकि पहले प्रोसीडिंग्स रुकी हुई थी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की वजह से, तो अब तो उनसे वो मेरे ख्याल से बयान रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया होगा। लास्ट क्वेश्चन, जो खान साहब का पहले बयानिया था साइफर का कि साजिश है, उसको फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में दोबारा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं है, बैरूनी साजिश नहीं है। फिर खान साहब का बयान बदला कि अच्छा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इन्होंने उनको जनरल बाजवा दूसरों ने इन्होंने एक्सपोर्ट किया और उनको अमेरिकनों को मिसलीड किया, सब कुछ किया। अब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान यह आ गया है कि अलेजिडली, अगेन सिंस लाइक यू सेड हमने देखा नहीं है, लेकिन क्लेम यह किया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि उनको खान साहब ने यह कहा कि जी इसको हम मैनिपुलेट करके मैं इसको विक्टिम कार्ड खेलूंगा और मैं ये करूंगा। ये जब सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखते हैं एज अ लॉयर, आपको क्या लगता है कि क्या इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा होगा या ये एक नॉन इवेंट है जिसको सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए ज़्यादा खेला जा रहा है? देखें, जब अगर अभी मैं एज्यूम करता हूं कि आजम खान साहब को अदालत में भी पेश किया क्या, एक मुकदमा भी एग्जिस्ट करता था, 164 की स्टेटमेंट भी थी उनकी जी ये मैंने किया, सारा कुछ किया, लेकिन 164 की स्टेटमेंट अगर एग्जिस्ट भी करती हो, जैसे काग डार साहब के केस में एग्जिस्ट करती थी, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया फिर काजी फरीसा साहब ने, उसको भी आपने कोरोबोरेट करना होता है इंडिपेंडेंट एविडेंस के साथ। स्टेटमेंट ऑफ वन पर्सन इज नॉट इनफ। फिर इस वजह से ट्रायल होगा तो पता चलेगा एविडेंस। तो ऑडियो में तो बातें हो रही है ना कि ऑडियो लीक्स कौन सी एडमिसिबल है? 3 फैसले आ चुके हैं कोर्ट के, जी मालिक साहब नहीं एडमिसिबल ऑडियो लीक्स आपकी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ऑडियो जो है वो ऑडियोज बिल्कुल उनका कोई फायदा नहीं है गवर्नमेंट को? मालिक साहब मैं फिर कंडीशन बता देता हूँ ना, ऑडियो तब एडमिसिबल होती है आपकी जब जिस शख्स ने वो ऑडियो बनाई है, एक तो उसको सामने आना पड़ेगा, ये कंडीशन सुप्रीम कोर्ट की 6 मेंबर बेंच ने ले डाउन की हुई है। फिर उसके बाद जिस शख्स ने ऑडियो बनाई है वो उसको रूटीन वर्क था ऑडियो बनाना, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है जिस शख्स ने बनाया उसके पास कोर्ट से वारंट था कि वो अगर प्राइवेसी इन्फ्रिंज कर रहा है तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, वो भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर ये कंडीशंस नहीं है तो एडमिसिबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है, फिर ऑडियो जो है वो एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करती है सच उस तरह। तो अगर वो ऑडियोज एडमिट नहीं होती तो कितनी वैल्यू है कन्फेशनल स्टेटमेंट आजम खान की, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ही वाज it has to be corroborated with independent evidence। ये मैं आपको अभी बता दूं, खाली वन स्टेटमेंट इज नॉट इनफ टू सिक्योर अ कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन। इंडिपेंडेंट एविडेंस तो ये नहीं है जब खान साहब खुद कहते हैं कि हाँ वो साजिश नहीं थी, ये इन लोगों ने साजिश की, तो वो तो फिर खुद उन्होंने मान लिया कि वो जो प्याला बयानिया था वो गलत था। मालिक साहब फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में सिग्नेचर्स और सब किए हैं ना, उसमें आपके एक्स आर्मी चीफ नहीं, आपके जितने पूरे उसमें कॉन्स्पिरेसी कोई नहीं मान रहा, पहले में भी उन्होंने उसको अनडिप्लोमेटिक। मालिक साहब तो वो बच्चे तो नहीं, इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं हमारे सीनियर इंस्टीट्यूशन। नहीं,
मैं भी signing it for some reason. अबूजर मैं सिर्फ आपसे ना इसका लीगल जानना चाह रहा हूँ, वो तो बाकी आपकी बातें ठीक हैं, लेकिन अगर लैंग्वेज देखें, जो पहला 31 मार्च वाला भी कम्युनिके निकला, उसमें कहा कि लैंग्वेज यूज बाय फॉरेन ऑफिशियल इज अनडिप्लोमेटिक है और इसको डिमार्श करना चाहिए। किसी ने यह नहीं कहा कि साजिश। और आपको याद है कि जब खान साहब ने कहा कि देखें सिक्योरिटी कमेटी ने भी माना कि कोई साजिश हुई है, तो DGISP और उस वक्त जनरल बाबर उन्होंने आके मालिक साहब ऐसी सिचुएशन में अगर आपको कन्विक्शन सिक्योर करनी है तो फिर जो आपका जो साइफर है दैट आल्सो हैज टू बिकम पार्ट ऑफ द कोर्ट रिकॉर्ड, क्योंकि कोर्ट ने भी देखना होगा ना कि साइफर घुमाना, जिसको खान साहब ने कैजुअली कहा था पता नहीं मिसप्लेस हो गया, और इसमें भी उसका जिक्र उन्होंने खुद भी कहा बयान अपने वेरियस इंटरेक्शंस में कि यार वो हो गया चला गया। कितना सीरियस जुर्म है फॉर अ प्राइम मिनिस्टर को, कितनी सी हो सकती है कि एक ऑफिशियल कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट उन्होंने ही सेज आई डोंट हैव इट। देखें घुमाना तो सच ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर आप उसको लीक करें किसी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को आम पब्लिक तक पहुंचा दो तो दैट इज एन ऑफेंस। ठीक, अगर कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन कैबिनेट के पास पावर होती है उसको नॉन कॉन्फिडेंशियल। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, लास्ट क्वेश्चन, 1 to 10 की स्केल में अगर आप कहें कि मैं कितना परेशान होना चाहिए इस खान साहब को, तो इस डेवलपमेंट्स के बाद और अब ये इंक्वायरी शुरू हो गई है सारा कुछ, 1 to 10 की स्केल में आपके ख्याल में परेशानी में कितना इजाफा होना चाहिए? देखें, जब तक आजम खान साहब की स्टेटमेंट नहीं आती, तो अगर ये आ भी जाती है तो मेरे ख्याल से जितने उनके ऊपर केसेस है 180, परेशान तो 180 केसेस के साथ हर बंदा होगा। मैं तो 1-2 पे हो जाऊं शायद लेकिन अभी डिपेंड करता है वो क्या उनका कॉन्फिडेंस लेवल। तो खान साहब का तो माशाल्लाह इतना हाई होता है, उनको लगता है फर्क ही नहीं पड़ा इतने केसेस से। लेकिन ये डिपेंड करेगा जी आजम खान साहब किधर हैं, पहले वो आए, कौन सा मुकदमा था, किस मुकदमे में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है, ये सारी चीजें सामने आए। अगर प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटी है और कोई सब्सटैंटिव लॉ की प्रोविजन की वायलेशन है इस बयान को रिकॉर्ड करते वक्त, तो इस बयान की कोई वैल्यू नहीं होगी, एविडेंशियरी वैल्यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबूजर, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा सा बातें सुनी। अब ये होना तो मुकदमात में लीगल में ही होना सब कुछ। लीगल से तो मुझे लगता है उनका ख्याल है कि हम काफ़ी इसको चीज़ें तिया पांचा कर पाएंगे, और शायद जो मेरा पहला रिएक्शन था, बहुत से लोगों का रिएक्शन था कि देखिए एक नई स्मोकिंग गन आ गई है, अब लगता है बड़ी जल्दी शायद ये तोशा खाना और उससे आगे भी ये केस आगे निकल जाए, तो वो तो मुझे इतने परेशान नहीं लगते उनकी कैंप के लॉयर्स। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए नदीम मलिक साहब, सबसे पहले मालिक साहब, ऑल बॉल्ड पीपल डोंट लुक द सेम। अच्छा मालिक साहब सॉरी, मालिक साहब देखिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 164 की कन्फेशनल स्टेटमेंट इसहाक डार साहब की थी, उसका क्या हुआ? मैं आपको लीगल सिस्टम बता रहा हूँ पाकिस्तान का। उसके बाद एक बलूचिस्तान में एक वीडियो में एक लैंड क्रूजर से एक पुलिस वाले को रौंद देता है, वो MPA मजीद साहब तबाह कर उसको भी कोर्ट रिहा कर देती है ये कह के कि हमारे पास एविडेंस नहीं है। तो पे ऑर्डर नहीं होता करप्शन का, और कत्ल की वीडियो नहीं होती, और कत्ल की वीडियो भी अब पाकिस्तान में हो तब भी वो बरी हो जाता है। तो 164 की तो ये पोजीशन है। अब इशू ये आ रहा है कि आज हम साइफर को बहुत उठा रहे हैं। पहले साइफर अमरीकी साजिश थी, फिर साइफर अमरीकी साजिश नहीं थी, फिर बाजवा साहब ने रिजीम गिराई, फिर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दो, फिर कहा बाजवा साहब को एक्सटेंशन भी दे दो और इन्हीं के होते हुए ही इलेक्शंस करा दो, जबकि वो इतने बुरे आदमी थे बकौल चेयरमैन PTI के इमरान खान साहब के। फिर आपने कहा कि उसी बाजवा साहब कह रहे हैं हमने असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दी। और जब ये साइफर की स्टोरी बन रही थी तो इसमें भूलें ना कि असद उमर साहब और शाह महमूद साहब और दीगर भी तो मौजूद थे, ठीक है। तो ये एक आदमी का वन मैन शो नहीं था, ठीक है जी। दूसरी और मोस्ट आज हमने कोशिश की थी कि शीनी मजारी साहिबा, असद उमर, कोई नहीं देगा, शाह महमूद से कोई सब अपना को बचाएंगे और आप सब कुछ डाल देंगे, कोई अवेलेबल नहीं था, तो अवेलेबल होंगे भी नहीं, ठीक है जी। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि देखिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मैंने आपके शो पे भी कहा था कि मुझे पावर मिसयूज में जरूर नजर आता, पैसे के लेने में नहीं आता, लेकिन 2 आदमियों की बातें आंख बंद करके मानता था, दिमाग भी इस्तेमाल करता है, एक वजीर आजम साहब उस वक्त के और एक खास, ठीक है जी। इस साइफर के अंदर जहाँ असद उमर और शाह महमूद और आजम खान और इमरान खान साहब हैं, वहाँ खास भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि खास निकल गया इस चीज़ से बाहर, ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाए अरशद शरीफ का कत्ल, उसकी टाइमिंग्स, उसकी साजिश, फिर आप आ जाए लॉन्ग मार्च। इन तीनों को आप क्लब करें कि हम जमहूरियत बहाल कर रहे थे, कि हम इलेक्शंस में जा रहे थे, कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को अच्छा कर रहे थे, हम ब्यूरोक्रेसी को ठीक कर रहे थे, हम स्कूल कॉलेजेस बना रहे थे, हम पाकिस्तान की तकदीर बढ़ डाल रहे थे, महंगाई ख़त्म करके सस्ती चीज़ें ला रहे थे, क्या कर रहे थे पाकिस्तान में? हम सारी चीज़ों का लुब्बे लुबाब आपको एक जगह पर मिलेगा। इस चीफ की तकरीरी रोक दें,
उस चीफ को ले आए, वो चीफ आके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना के इनको प्रेसिडेंट बना के किंगडम चलाएगा। ये टोटल लुब्बे लुबाब है इस किस्से का। फिर एक ऑब्जेक्शन आता है कि जी इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दे दी है कि जी वो किसकी, उनको तोशा खाना उनको पता नहीं, 190 मिलियन उनको पता नहीं, उनको बाकियों के करप्शन कैसे उनको पता नहीं, उनको पता नहीं कि कराची में जो लोग थे उनका घर रोटी खाने को पैसे नहीं दूंगा, गाड़ी बंगले कहाँ से आ गए। मैं ज़ेरे हिरासत था। नहीं, वो ज़ेरे हिरासत उस 9 मई के वाक़े में भी कहते हैं, लेकिन आप शायद भूल गए हैं कि शायद इंसान जब गलती करता है ना, क्राइम इज ऑलवेज इम्परफेक्ट। उस जिस हिरासत की वो बात कर रहे हैं, तो कौन से लो लेवल के पुलिस के या किसी और जगह के लोग थे जिनके फ़ोन से इमरान खान साहब 9 मई के हवाले से हिदायत भी दे रहे थे और प्रोग्रेस भी पूछ रहे थे? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और वो ज़ेरे हिरासत भी हैं वो लोग। और जिन लोगों को, जिन लीडरशिप को पकड़ा है, उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट भी दे दी है कि हमें हिदायत इमरान खान साहब की थी। उन्होंने वॉइस नोट और व्हाट्सएप ग्रुप की चीज़ें भी बता दी हैं। तो क्या आप ये कह देंगे कि 9 मई के वाक़यात में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इमरान खान साहब नहीं दे रहे थे? बिल्कुल दे रहे थे, और जो हो रहा था उसकी अपडेट भी ले रहे थे उन लोअर लेवल। आप कह रहे हैं कि 9 मई को लोअर लेवल पुलिस या सिक्योरिटी के जो थे वहाँ पे कारिंदे वगैरह, कारिंदे थे ना, बहुत सारे, उनसे, उनके टेलीफोन से उन्होंने किसको क्या कहा? यास्मीन राशिद साहिबा हैं, मुसरत चीमा साहिबा हैं, मुराद टाइप लोग हैं, हमाद टाइप लोग हैं, वो जो इजाज चौधरी है, महमूद रशीद साहब टाइप लोग हैं। इन सब से वो क्या कह रहे थे क्या करने को, और वो क्या बता रहे थे अब तक की प्रोग्रेस? नहीं तो फिर अगर आप इतने ये कॉन्फ्रेंस से कह रहे हैं, तो क्या जिन लोगों ने ये किया है वो ज़ेरे हिरासत है, उनके फ़ोन सीज थे? आप कह रहे हैं कि वो लो लेवल एम्प्लॉय तक ज़ेरे हिरासत है? देखिए मालिक साहब, मैं तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बातें कर रहा हूँ पिछले 10 महीने से, वो सब अल्लाह की मेहरबानी से एक एक करके साबित हो रही है, एक एक करके, इंक्लूडिंग आजम खान साहब वाली बात। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर विल है, ठीक है, तो फिर ये 1 हफ्ते का सारा केस है। अरशद शरीफ का मर्डर केस 1 हफ्ते का पूरा है। 3 मेन आदमी है, 10-11 लोग और हैं, इनको 1 सेकंड में 1 हफ्ते के अंदर आप अरशद शरीफ का केस रैप अप कर सकते हैं। अब पता चलेगा कि उसकी शादी। उन 3 को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? अरशद शरीफ के सिस्टम, हमारा जो मुल्क का निज़ाम है, जस्टिस सिस्टम, वो इतना प्रोलॉन्ग्ड है। अब आप देखिए ना, साइफर इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये कोई ऐसा बहुत बड़ा वो साइफर तो आपको ये बताता है कि बात आपकी ठीक है, बिकॉज मैं बताऊं, ये तो मैं आपको बताऊं, अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन, एक कमीशन बनाया हुआ उसके ऊपर। मैं भी उसमें जाके अपनी टेस्टमनी रिकॉर्ड करा के आया हूँ, और मैंने भी एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम लिया है कि इसको इन्वेस्टिगेट करें आप। उसके बाद अब यकीन माने कि वो ऐसे मुझे लगता था कि जैसे पता नहीं क्या मैंने कह दिया है, और मुझे उन्होंने कहा कि जी आप इस पर आप सबूत दें। मैं क्या, मैं यही तो कह रहा हूँ भाई, उसको इन्वेस्टिगेट करो ताकि सबूत तुम दो। हमने अगर सबूत देना, हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, हम तो आपको एक पॉइंट पे कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी कोई बात नहीं हो रही। अरशद शरीफ को इस मुल्क से निकलवाना, उसको दूसरे मुल्क पहुंचाना, फिर उस मुल्क से उधर पहुंचा के एक आदमी की इन्वॉल्वमेंट करा कर दुबई में, और उसके बाद ये पूरा पैरामीटर बनता है। उसकी टाइमिंग्स देखें, जिस वक्त उसके नमाज जनाजा हो रहा है उस दिन तहरीक शुरू हो रही है। लॉन्ग मार्च से, अरशद शरीफ के कत्ल से, इमरान खान की और फायरिंग से, साइफर से, आपने मुल्क के लिए क्या करने निकले थे? लेकिन आप मुझे बताएं, जो आपकी इत्ला है, अब ये जो सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये जो साइफर केस दोबारा, जैसे हमने कहा कि ये नई चीज़ इसमें बयानिया है उनका। अच्छा, जब उनकी मैं बात सुन रहा था बुजुर्ग की, तो बड़े क्वेश्चंस वो भी कह रहे थे कि कहाँ 164 हो गया, कैसे हो गया, चले अगर हो भी गया और वो मिसिंग है तो, और अगर ये जो हम कॉल्स की बात करते हैं ये बीच में नहीं किसी ने माननी, तो फिर क्या ये? सर, वीडियो पे अदालत मानने को तैयार नहीं है, शवाहिद पे अदालत मानने को तैयार नहीं है, कत्लो गारत पे अदालत मानने को तैयार नहीं है, FIA करप्शन के केसेस बना के वापस 16 सितंबर के बाद मानेंगी। ठीक है, नैब केस बनाती है, अदालतें 16 बड़ी अदालतें 16 सितंबर के बाद मानेंगी। देखिए मोहम्मद मालिक साहब, इस मुल्क में हमने एक इंसान को जेल से प्रेसिडेंसी जाते देखा है, और एक प्राइम मिनिस्टर को तख्त फांसी के फंदे पर चढ़ते देखा है। तो इस मुल्क में कोई सिस्टम कोलैप्स हो गया है, और कोलैप्स करने वाले यही वो सारी शक्लें हैं जो आपको लीडरशिप नज़र आती हैं। प्रॉब्लम सारा ये है कि ये शुरू कहाँ से सिचुएशन हुई। पहले पीपल्स पार्टी ने कहा हम ईंट सेंट बजाएंगे, उसको इग्नोर कर दिया इदारे ने। उसके बाद
नून लीग ने नाम लेना शुरू किया, उसको इग्नोर कर दिया। तो बताने वाले ने उनको ये समझाया कि तुम इससे और आगे जाओ। जितना वेनम ज़बान से और एक्शन से इमरान खान साहब ने कर दिखाया है, उतना ही वेनम पीडीएम के अंदर भी है। सिर्फ फ़र्क ये कि ट्रे में सारा काम इमरान खान साहब ने करके उनको दे दिया, ठीक है। खुश वो भी बहुत है अंदर से, ऐसा नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए बुक्स वो नहीं रखते, वो भी इतना ही जहर रखते हैं। सारी चीजें कि जब आपने जानवर और एस्टैब्लिशमेंट को पता है कि वो दूसरों का भी उतना ही उन पे बुग्ज है। देखिए सर, अभी तो उनका काम है कि वो उसको अंडरस्टैंड करें, माजी की चीजें याद रखें। अभी बड़े मसले से पहले डील हो रहा है। अभी बड़ा मसला तो देखें ना, देखिए इधर भी अगर किसी बिल्डिंग को जला दिया शायद माफी हो जाती, लेकिन सर जो शोधा की तमस्कर उड़ाया गया ना, वो तो इसका मतलब है कि आपके जो भी लोग दुनिया में नहीं है। चलो इस पे भी आते हैं कि अगर उनके दिल में भी उतना ही बुग्ज है जितना चेयरमैन पीटीआई के है, तो फिर इतना ज्यादा सारे पत्ते एक ही तरफ क्यों डाल वो बैठा है ना एस्टैब्लिशमेंट। इस पे करते हैं बात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अभी थोड़ी देर पहले चेयरमैन पीटीआई का ने एक और इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जी ये मुझे एक मौका दे दिया गवर्नमेंट ने, बड़ी इनकॉम्पिटेंट ये जो चोरों, अकॉर्डिंग टू दैम चोरों का जो टोला है, कि मैं एक प्रॉपर एक्सपोजे करूंगा इसका साइफर ड्रामा का, और ये मैं सारी बताऊंगा कि क्या कॉन्स्पिरेसी थी, और ये मोर ग्रिपिंग देन एनी ड्रामा टीवी के ऊपर जो होगा। तो ये तो और ऊपर जा रहे हैं वाला साहब, वो तो उन्होंने एक नया चैलेंज फेंक दिया। देखें, अब उनके पास मालिक साहब कोई ऑप्शन नहीं रहा। ही स्टक सो बैडली लीगली कि अब वो, मैं बहुत अरसे से आपके प्रोग्राम समेत काफ़ी जगह में कह रहा था कि वो बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हैं, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी हिज फाइनल मिस्टेक, जहां वो पॉलिटिकली लीगली और फंस जाएंगे, और इतना बुरा फंस जाएंगे कि फिर तो नामुमकिन हो जाएगा लीगली बाहर निकलना, एंड ही इज़ अबाउट टू मेक दैट मिस्टेक। प्रॉब्लम ये है कि ही इज़ नॉट, वो अग्रेशन, वो कहते हैं ना डिफेंसिव होने के लिए कभी तक अग्रेसिव होना पड़ता है। वो एग्रेसिव स्ट्रीम के ऊपर इतने चले गए क्योंकि वो चलता चला गया, लेकिन वो इतनी लाइंस क्रॉस कर गए कि वो वैसे ही उससे ही वापसी नहीं होनी, एंड ही इज़ गोइंग टू मेक अनदर बिग मिस्टेक। आप आज रिकॉर्ड का हिस्सा बता रहे, नोइंग हिम फॉर दिस लॉन्ग, इतने सालों से जानने के बाद। देखें, झूठ की टांगें नहीं होती, वो क्लियर होता चला जा रहा है, और जब आप लोगों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं अपने इक़्तिदार के लिए, तो अल्लाह की तरफ से पकड़ाना शुरू हो जाती है। नंबर 2, नंबर 3, वो जो 10,000 बच्चे अपने, जिनको पीठ दिखा के इश्तियाल दिला के 9 मई का वाक़या करवाया, उन बच्चों की माँ बहन आजकल उनके किचन कैबिनेट में कौन है, कौन उनको एडवाइस करता है आजकल? देखें, आज भी जिन भूतों समेत वो जो ख़ास है ना, वो लिंटअप है, और उसके ताने बाने बहुत सारी जगहों पर है। कारा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम कारा साहब। जी वालेकुम सलाम मालिक साहब। सर ये बताएं, आज सबने बड़ा सुबह से एक इशू बन रहा है, हमने 164 का बयान तो नहीं देखा, लेकिन जो उससे गवर्नमेंट ने क्लेम किया, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी, कि जी उन्होंने ये बात की है आजम खान ने, और आपका भी मैं कुछ कमेंट सुन रहा था एक चैनल पे जहाँ आपने कहा देयर इज नथिंग न्यू, हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट आया है पीटीआई चेयरमैन का, और वो कहते हैं कि जो बहुत जल्दी में पड़ी हुई आप लोगों की गवर्नमेंट को, उनको डिस्क्वालीफाई के जेल करने की, तो वो कह रहे हैं कि द इनकॉम्पिटेंट क्रूक्स हैव शॉट देमसेल्व्स इन द फुट। उनका मुझे उन्होंने एक मौका और दिया है कि एक प्रॉपर एक्सपोजे करूंगा मैं इस साइफर ड्रामा का, और कल मैं इस पर शेयर करूंगा चीज़ें, और ये एक टीवी ड्रामे से ज़्यादा ग्रिपिंग होगी। तो वो तो अभी भी कह रहे हैं कि मसला ही कोई नहीं है। उन्होंने ये उनकी आदत है मालिक, वो हमेशा खान साहब इसी तरह का, जब वो किसी मामले को उलझते हैं तो इसी एतमाद से वो कहते हैं कि मुझे तो बड़ी ताकत मिली है, आई विल कम बैक, आई विल डू दिस। वो उन्होंने 9 मई के बाद भी कहा था, वो उन्होंने जब उनकी हुकूमत गई थी तब भी कहा था, और भी कई मौके पे उन्होंने यही बातें की हैं, लेकिन इनका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है। अर्ज ये है कि मैंने तो ये कहा कि इसमें कोई नई खबर इसलिए नहीं कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे ये झूठ है, और इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है। साइफर एक पाकिस्तानी सफारतकार का अपनी हुकूमत को वहाँ होने वाली एक खाने पे डिस्कशन के बारे में उसने रिपोर्ट दी है। इसको आप प्रॉपरली मैसेजिंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि पैगाम रसानी की गई है,
उस अफसर के जरिए। बहरहाल वो एक रिटन लेटर था, तो उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। इसकी वजाहत बहुत सारे हमारे इदारों ने भी की है, फॉरेन ऑफिस ने भी की, अमरीकियों ने भी की, लिहाजा कोई नई बात नहीं थी। लेकिन खान साहब को जो अगर वो समझते हैं कि उनको ज़्यादा अच्छा मौका मिला है तो फिर तो और बेहतर है, उनको मौका मिल गया तो और उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से वजाहत कर ले। खैर साहब ये बताएं, थोड़े से सवालात तो उठते हैं कि एक बंदे की मिसिंग रिपोर्ट होती है जी, थाने में दर्ज होती है केस कि जी वो मिसिंग हो गए हैं, 20-25 दिन से वो मिसिंग थे, अचानक अभी भी सामने नहीं आते और उनसे एक मंसूब 164 का बयान सामने आ जाता है। उसके बाद भी हमें नहीं पता। आपकी गवर्नमेंट के वुज़रा ने भी और तमाम अलायंस के आप लोगों ने बयानात भी किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, लेकिन 164 का बयान भी शेयर नहीं किया, उसकी एक समरी शेयर की। तो फिर अगर ये चीज़ इतना सब कुछ हो गया है तो आज़म खान खुद सामने क्यों नहीं लाए गए, क्यों नहीं उनका? बिकॉज अभी मैं बात कर रहा था अबूज़र से जो लॉयर भी हैं, उन्होंने कहा कि जी ये तो लॉजिक ही नहीं बनती कि एक बंदा यही नहीं पता कौन से केस में अभी केस दर्ज नहीं हुआ तो 164 का बयान कहा जा रहा है कि उसने दिया है। तो ये बहुत से अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं इस मामले में। मैं कोई कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, मुझे कानूनी प्रैक्टिशनर्स के काफियों का पता नहीं है, लेकिन 164 का बयान तो एक ऑथेंटिसिटी है कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं आज़ादाना फिजा में कह रहा हूँ, किसी कस्टडी के अंदर किसी जबर के तहत नहीं कह रहा। अब उनकी कस्टडी किसके पास है नहीं है, आज़ाद है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। ये सवाल बहरहाल दुरुस्त है कि अगर वो आज़ाद है और उनका बयान दिया गया है तो उनको सामने आ जाना चाहिए, अगर किसी की कस्टडी में तो भी उनको मंजर-ए-आम पे लाना चाहिए। ये बात दुरुस्त है। अच्छा कैसा ये बताएं, अब एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि तेज़ी हो रही है, केसेस को ज़रा एक फाइनल शेप में आ रहे हैं। आपके ख्याल में ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है तो इसके बाद आपको ये केस भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनता खान साहब पे नज़र आता है? और दूसरा, क्या आपको किसी भी केस का फैसला नवंबर के, सपोजिटली अगर नवंबर में इलेक्शन होते हैं तो उसके पहले होता नज़र आता है? आपका इतना तजर्बा भी है केसेस भुगतने का भी और ये देखने का। मालिक साहब, गुजारिश ये है कि खान साहब पे केस बनेगा नहीं बनेगा, मैं बताया ना, मैं लीगल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, मुझे पता नहीं इसका, लेकिन खान साहब ने अपने लिए बहुत सारे खड्डे खुद खोदे हैं, जिनका ये भी उसी में से एक है। जो साइफर का इशू था, आप लोगों ने भी बहुत इस पे प्रोग्राम किए और वजाहत की इस बात की कि उनको एक मतलब राई का पहाड़ बनाना जो है ये उनका कमाल है। उन्होंने कमाल तरीके से सोशल मीडिया को यूज़ किया। इसके अलावा और बहुत सारे मौके पे, इवन 9 मई का जो वाक़या है उससे पहले जो एक हीट उन्होंने बनाई थी वो भी सारा उसी का शाखसाना था। खान साहब पे केस बनेगा नहीं बनेगा, आई कांट से विद सर्टेनिटी, लेकिन अगर इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है और नॉमिनेशन हो जाते हैं और उसके बाद मुझे अब समझ नहीं है कि मैं कोई वाज़ेह तौर पे बात कर सकूं, क्योंकि मैं उनके केसेस को देखता नहीं हूं। अच्छा ये बताएं, आपका क्या ख्याल है अगर, लेकिन हेस्ट का जो आपका एक तस्वर है ना कि हम बहुत जल्दी में है हुकूमत, मालिक साहब अगर हुकूमत बहुत जल्दी में होती तो बहुत दिन पहले खान साहब के खिलाफ जो केसेस थे वो कई तरह के केसेस राइप अप हो सकते थे। अगर हुकूमत को बहुत उतावली होती, बहुत जल्दी में होती तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन ऐसा कोई वो तो वैसे भी आपको तसल्ली है ना, आपका सारा बोझ इनको ठीक करने का वो तो किसी और ने उठा लिया ना, आपके ऊपर से तो बोझ हट गया, आप तो सियासी एक्टिविटी के लिए फारिग हो गए। लेकिन मुझे ये बताएं, अगर आपके ख्याल में इमरान खान के केसेस का फैसला नहीं होता, कि भी से एक आधे केस का जिसका नतीजा डिस्क्वालिफिकेशन या पाबंद सलासल होने पे नहीं निकलता, तो उसके बगैर आपको इलेक्शन होते नजर आते हैं वक्त पे? इलेक्शन वक्त पे ना होने का कोई जवाज नहीं है। केस कोई होता है नहीं होता, डिसीजन होता है नहीं होता, इलेक्शन उससे मुंसलिक और मशरूत नहीं हो सकते। असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर गई, ख़त्म हुई बात। अब ये असम्बलियाँ मज़ीद आगे नहीं जा सकती और जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, जो तस्वर है कि पंजाब और केपी की केयर टेकर गवर्नमेंट जो है ये लंबे अरसे के लिए आ गई, तो फिर मरकज़ में भी आ सकती है। वहाँ भी इसलिए आ गई कि वो असम्बलियाँ जिस तरह तोड़ी गई
जिस इरादे से तोड़ी गई ना उसको अवाम ने अच्छा सर, ये तो बताएं, ये जो कल मुलाकात हुई है जरदारी साहब की और प्राइम मिनिस्टर की, इसमें क्या फाइनल हुआ है? वजीर आजम का नाम फाइनल नहीं हुआ अभी। हमारी इत्तला तो ये है कि आप लोग भी और PMLN भी थोड़े से परेशान हैं। आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर आए, जो आपके दोस्त हैं वो चाहते हैं कि इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर आए। इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर पे आप लोग सुना है कुछ घबरा रहे हैं कि इकोनॉमी का कोई इकोनॉमिस्ट आ गया तो कहीं वो 60-90 दिन, कहीं 600 दिन या 900 दिन ना बन जाए। तो इसमें कोई है ऐसा कि कौन होगा? देखिए मालिक साहब, कोई सियासी होगा या कोई वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हो, वज़रा हो, तो इन सियासी ऑफिस पे सियासी लोगों को ही होना चाहिए। अदरवाइज वो बंदा जिसने जिंदगी में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन ना लड़ा हो, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी ऑफिस में जाके पराजमान हो, दिस इज डिसग्रेस टू दैट ऑफिस। लेकिन अब अर्ज यह है कि वो कोई साल की या 6 महीने की या 8 महीने की या 2 साल की हुकूमत की जब बातें की जाती है, आइन के तहत तो नहीं होंगी, और आइन को लपेट के अगर करना ही है तो फिर क्या नहीं हो सकता? हाँ, फिर तो सब कुछ ही हो सकता है। कह रहा साहब बहुत शुक्रिया। आइन के तहत तो नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैं वक्त देने का। मुझे ये बताएं वाला साहब, हम सुन रहे हैं आपके दोस्त भी हैं, सब कुछ है, सुन रहे हैं कि शायद वहाँ पे कोई टेंशन हुई है PMLN में कि आपके दोस्तों का कोई इतना कंफर्ट लेवल नहीं है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, बल्कि वो कहते हैं अगर PMLN से आना है तो शायद शहबाज शरीफ ट्राइड एंड टेस्टेड है वही रहें। और ये भी एक बहस है कि अगर PM का ऑफिस दिया है हाउस ऑफ शरीफ को, तो पंजाब CM का ऑफिस फिर हाउस ऑफ शरीफ PMLN के पास रहे, लेकिन हाउस ऑफ शरीफ के पास दोनों ऑफिस नहीं हो सकते। कोई ऐसी बात हो रही है? और हमारे साथ मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी। जो मैंने आपको एनालिसिस दिया था कि लो टर्नआउट होगा इस बार इलेक्शन, ये जो टोलियों में और नई पॉलिटिकल पार्टियों को एक्सक्यूज़ में और आज़ाद को मिलाकर एक कोalition गवर्नमेंट बनेगी। धक्का स्टार्ट ही होगी। अगले 20 साल तक कोई मेजॉरिटी के साथ नहीं आ सकता। ये मेरा एनालिसिस आज भी है और कल भी यही है। आपके दोस्त 3 साल की बात करें तो मुझे समझ आती है, और 20 साल का कैसे फैसले कर सकते हैं? नहीं, ये तो मेरा एनालिसिस है, आप क्यों ज़ूम कर रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूँ कि 20 साल तक कोई भी 2/3 मेजॉरिटी या सिंपल मेजॉरिटी नहीं लेने के काबिल। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि PDM की जो शक्लें हैं वो उस नफरत की वजह से इमरान खान का वोटर बढ़ा हुआ था। लेकिन अगर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी यहाँ थी तो अब वो यहाँ आ गई है। PDM से ऊपर है, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि उनकी बहुत कारकर्दगी है, वो बहुत सच्चे आदमी है। उन्होंने IPP के जो प्रेसिडेंट हैं वो, उन्होंने पिछले दिनों किसी सियासतदान से बात की और उसको कहा कि तुम आओ हमारी पार्टी में आओ। उसने कहा जी छोड़े, हम क्या करेंगे। आपके कलीम खान को कहा कि क्या करेंगे, वोट तो नहीं बनना उन्होंने। तो उन्होंने कहा नहीं, पंजाब में 40 सीटें हमारी होंगी, नेशनल असेंबली की हमारी होंगी। फिर ये बयान आया राना सनाउल्लाह साहब का कि 100 सीटें हमारी पक्की हैं पंजाब में नेशनल असेंबली की, और 200 प्रोविंशियल की पक्की हैं। यानी कि 42-44 सीट्स जो हैं वो दाएं बाएं जा सकती हैं। तो क्या इस तरह का कोई फैसला हुआ है कि ये 100 सीटें PMLN को दे दो, 40-42 बांट दो IPP और दूसरों में, इस तरह के कोई फैसले हो गए? वो हमारे साथ देखें, मेरी बात सुने, आपने बड़ा डीप क्वेश्चन पूछा है। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों के आपके जो प्रोग्राम्स हैं उसमें हम इसको डिटेल में करेंगे, समाप्त नहीं कर सकेंगे 2-3 मिनट में। लेकिन ऐसा नहीं है, ना इतना आसान है कि आप किसी को भी किसी भी जगह से जिता दें। हाँ सही। तो ये अब बहुत मुश्किल काम हो गया है। देखिए एडजस्टमेंट्स तो आप करवा सकते हैं। एडजस्टमेंट देखिए जी, 45 लोग जो है ना सर, वो आज़ाद टोली ग्रुप पार्टी मिला बुलू के जहाँ जुड़ेंगे वही गवर्नमेंट बनाएगी। क्योंकि टिकट होल्डर कोई नहीं होगा, PTI से कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा, तो PTI एक बड़ी जमात थी, वो साइड पे। अगले प्राइम मिनिस्टर का फैसला कौन करेगा? जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब मिलके, या थर्ड पार्टी के मशवरे पे ये एग्री कर लेंगे? देखिए सर, मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस ये है कि क्योंकि PTI सफ़ा हस्ती से इन वे चेयरमैन साहब होंगे नहीं बैलेट के टाइम पर, वो कानूनी जंग में फंसे हुए होंगे, PTI का कोई टिकट होल्डर नहीं होगा, तो सेकंड बिगेस्ट पार्टी नून लीग बन जाती है लॉजिकली। जब वो बन जाती है तो वो कह रही है इस दफा हम होंगे, वो एब्सोल्यूट नहीं कहते। देखिए होने को तो मैंने आपको कहा ना हमारे साहब, वीडियो में गाड़ी कत्ल कर रही है। आपकी अपनी जाती प्यार मोहब्बत किस पार्टी से ज़्यादा है, पीपल्स पार्टी से क्या PMLN के साथ? देखिए मेरा तो अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार होता तो मैं उस पार्टी का हिस्सा होता।
नहीं, लेकिन वो उसमें तो फिर आपको बाकायदा वो तो नौकरी होती है, वो पॉलिटिकल तो सियासत तो नहीं होती ना, वो तो फिर आपको ज्वाइन करनी पड़ती है। अभी तो जो मैं आई थिंक मैं वजारत से भी ज़्यादा जो चीज़ अच्छी इंजॉय कर रहा हूँ वो ये एक आपका अब आ रहे हैं केयर टेकर गवर्नमेंट में? मुझे तो केयर टेकर का भी नहीं पता ना अपना पता है, मुझे तो अभी इसके बाद कहाँ मैंने कॉफ़ी पीनी ये भी नहीं पता। वो कहते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हैं, उनको सब कुछ पता है। सर मेरी तो आपको ऑफर नहीं आई? देखिए बारी साहब, ख्वाहिशात जो हैं कोई नाम फ्लोट करा दे, अपनी मर्जी खबरें लगा दें, इस मुल्क में चलता रहता है, एंजॉय करें, मसाला बिकता है। चले बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ने बातें सुनी। एक चीज़ तो क्लियर है, अभी गेम अनफोल्ड होनी शुरू हुई है। लेकिन चीफ जस्टिस के 2 कमेंट्स मैं क्विकली आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उन्होंने कहा दरख्वास्त गुजार ये नहीं कह रहे कि इन अफराद को रहा कर दें और सज़ा ना दी जाए, सिर्फ ये बता दें कि ये कैसे इन अफराद का केस गैर जानिबदारी से देखा जाएगा। दूसरी जगह मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप अपील का बताएं कि उनको अपील का हक होगा या नहीं होगा। और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप 1-2 दिन में हदायत ले लें आर्मी एक्ट पे, ये एक मखसूस क्लास पर लगता है, सब पर नहीं लगता, और फिर जुमे तक ये मुलतवी हो गया। एक चीज़ पैटर्न बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ बैक ऑफ कर रही है, और हमने देखा है बहुत सी कुछ सख्त बातें जो कल और आज में हुई वो चीफ जस्टिस ने नहीं की, बल्कि जूनियर जजेस ऑन द बेंच ने कहा और बातें की, चीज़ें पॉइंट आउट की। तो वो भी लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जा रहा है। और अगर यही इंडिया मिल रहा है कि सख्त शराइत के साथ ये ओके हो जाएगा, तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी बैक ऑफ कर रहा है और ये चीज़ें मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल्स की तरफ जाती नज़र आती हैं, जितनी मर्जी सर कंडीशंस हों, तो ये मेरा ख्याल है तमाम चीज़ें कोई अच्छी खबर हो सकता है आने वाले दिनों में चेयरमैन पीटीआई के लिए ना हो। तो ब्रिवाडो अपनी जगह, सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन आई थिंक आने वाले जो हफ्ते हैं, और ये थोड़ा ही टाइम है बिटवीन नाउ एंड नवंबर, जिसने भी जो भी करना है उसको इन्हीं हफ्तों में करना है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो चेयरमैन पीटीआई है। लेट्स सी कि अब इस लास्ट राउंड के अंदर हु विंस। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।